हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं गाला का धमाकेदार रिवीजन। तो बेटा जी, आज हम करने वाले हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सेक्शन नंबर C, पेपर नंबर 3। हमने ऑलरेडी पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के सेक्शन C कर दिए हैं। अगर नहीं किए तो प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, वहां पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूं, दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है बहुत ही मजेदार, आपके मतलब की क्या सर जी, हमको कमेंट्स के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं। रियली हम जब भी वो कमेंट्स दिखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत खुशी होती कि हमारी जो मेहनत है वो क्या हो रही है, सफल हो रही है, आपके दिलों तक छू रही है। और जब आपके अच्छे कमेंट्स मिलते हैं ना, रियली मैं हूँ, रितु मैम है, पवन सर है, वी ऑल आर वेरी हैप्पी सीइंग योर कमेंट्स। कि आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी आपके कमेंट्स को पढ़ के कि चलो हम किसी के काम आ रहे हैं। दूसरी चीज, कमेंट्स में मैंने एक और चीज नोट की थी। कमेंट्स में कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर आपकी जो नोट्स है बहुत ही मजेदार है, क्या हमको वो PDF अवेलेबल हो सकती है? तो बेटा जी हो सकती है। आज का जो मैं आपको ये पेपर करवाने वाला हूँ, पेपर नंबर 3 सेक्शन नंबर C, उसकी नोट्स में PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक दी होगी, लिंक पे क्लिक करना, आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो है ना बड़ा मजेदार। अच्छा लगा हो तो वीडियो को करना लाइक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। इसका फायदा क्या होगा, आपको आपके गाला के आंसर अब ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सारे के सारे सेक्शन वाइज आपको PDF अवेलेबल। आपसे जो भी वीडियोस आएंगे और जो भी पास्ट के जो भी वीडियोस है उसके भी PDF दे दूंगा। टेंशन मत लो, लिखो मत कमेंट में, मैं पहले से अनाउंस कर देता हूं कि जो भी मैंने पहले के जो पास्ट वीडियोस बनाए उसके भी सारे PDF में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और जो भी अब से जो भी नए वीडियोस आएंगे उसके भी PDF आपको मिलेंगे। तो ये PDF कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक कर देना। ओके। दूसरी चीज, एज मैं आपको बोलता हूं कि मेरा जो वीडियो है क्या होने वाला है, लेंदी होने वाला है। तो बेटा जी, अगर आपको लेंदी वीडियो नहीं पसंद तो यहीं पे ही स्किप कर देना। लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखें तो मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट क्लियरिटी भी होगी। और जो कोई दूसरा नहीं करवा रहा, मैं आपको ये जब मेरा वीडियो खत्म होगा ना, तब तक कंसेप्ट क्लियरिटी तो कराऊंगा ही कराऊंगा, आपको साथ साथ याद भी करवा दूंगा। बोलो और क्या चाहिए, होगा ना? तभी तो हमारा 90% का टारगेट कंप्लीट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो आ जाओ बेटा। ओके, तो हम कर रहे हैं क्या, गाला पेपर सॉल्यूशन किसका, इकोनॉमिक्स का। आज हम करेंगे पेपर नंबर 3 सेक्शन C, शॉर्ट क्वेश्चन। वैसे तो ये 24 नंबर का आता है, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चन होते हैं हमारे 16। ठीक है, टोटल 16 होंगे। तो आप 16 के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे 32 होते हैं। लेकिन क्योंकि आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं 4 क्वेश्चन, इसलिए आपको 16 नहीं करने, आपको 12 करने। तो सर मैं क्या कुछ चैप्टर छोड़ सकता हूं? देखो, मैं अभी आपको यही एडवाइस करूंगा कि करो सब, मगर आप अटेंड वो करो जो आपको बेस्ट आता हो। तो अभी से कोई भी चैप्टर को मन में ऐसा मत बैठा लो कि ये तो स्किप करना ही करना है। ओके, तो चलो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 वापस बता दो, पेपर नंबर 3 सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 31। What is mean by the diagram and for what purpose it is drawn? बेटा जी, डायग्राम का मतलब क्या होता है, ये किस पर्पस के लिए बना जाता है? बेटा डायग्राम जो होता है ना, वो रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करना, किस चीज को, डेटा को। किसको? डेटा। और डेटा क्या होता है? ऑब्जर्वेबल डेटा। मतलब जिस चीज, जो डेटा को हम बता रहे हैं, जिस डेटा के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करना। किस फॉर्म के अंदर? पिक्चर फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर? पिक्चर फॉर्म के अंदर। तो डायग्राम क्या है? डायग्राम है रिप्रेजेंटेशन किसका? ऑब्जर्वेबल डेटा। किस फॉर्म के अंदर? पिक्चर के अंदर। तो डायग्राम फटाफट बोलो, डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर। और डायग्राम इज ड्रॉन, किसके लिए ड्रॉन किया जाता है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, DFD, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायग्राम आता है। अगर ग्राफ की बात किया जाए तो ग्राफ आता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये कैसा होता है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये क्या होता है? यहाँ पे ले पर्सन डू नॉट रिक्वायर डिटेल नॉलेज, क्योंकि उसको आसानी से समझ आ जाता है उस पिक्चर को देख के, उसको लिए उसको स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद नहीं लगती। ओके, चलो, तो ये हम यहाँ पे डायग्राम हम इस उन प्रकार के डेटा में यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट, इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉडर्न टूल्स। बेटा टूल्स का क्या यूज होता है इकोनॉमी की स्टडी के अंदर। बेटा जो टूल्स होते हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल टूल्स, मैथमेटिकल मॉडल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस, ये प्रकार के टूल्स होते हैं। उससे क्या होता है, ये हमको मदद करते हैं डायग्राम और ग्राफ को बनाने में। जैसे कुछ प्रोग्राम्स की मैं बात करूं तो SPSS, फिर साजम, ईव्यू, सैस, ये सारे अलग अलग टूल्स अब तो मार्केट में भरे पड़े टूल्स हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम हजारों लाखों डेटा को इस ऑब्जर्व कर सकते हैं इन अ मिनट कि ये डेटा के अंदर ट्रेंड किस किस तरह का चल रहा है, अपर ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, कि ये अप डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लेक्स ऑफ डेटा है ना, उसको भी मिनट के अंदर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस टूल। दूसरा ये टूल क्या मदद करता है, ये हमको ये एनालिसिस करके देता है लार्ज डेटा सेट एक्यूरेटली, एकदम परफेक्शन के काम के साथ काम करेगा। अगर वही डेटा अगर फिजिकल फॉर्म में होगा तो वहां पे हमको उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल होगा, लेकिन वही डेटा जब टूल्स का यूज करें तो इजीली एनालिसिस कर पा रहे हैं। इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इजियर एंड फास्टर। ये हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी स्टडी है, उसको क्या बना देता है, इजी एंड फास्टर। नेक्स्ट, फोरकास्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड। हम इकोनॉमिक का जो ट्रेंड है देखिए, अब भी आने वाले, जैसे हमारा इंडिया की जो कंट्री है बहुत ज्यादा अच्छे से बूम चल रही है और भगवान करे चलती रहे, तो हम यहां पे फोरकास्ट कर सकते हैं कि इकोनॉमी का ट्रेंड कैसा चलेगा। अगर सपोज कि कंट्री का डाउनफॉल ट्रेंड चालू होगा तो हम ये भी फोरकास्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 5 साल बाद वो उस कंट्री का क्या होगा। इंप्रूव एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड ऑब्जेक्टिव इन द इकोनॉमिक सर्च। मतलब जो भी हम इकोनॉमी की रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमको क्या मिलेगा, एक्यूरेसी मिलेगा, हम प्रिसाइज बता पाएंगे, एक्यूरेट बता पाएंगे और हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव वो भी हासिल होगा। तो इन शॉर्ट ये जो टूल्स है ये क्या मदद करें, ये फटाफट लैक्स ऑफ डेटा को फटाफट ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं कोई भी डेटा को, इसको इजी बन जाता है हमारी स्टडी फास्ट बन जाती है, हम ट्रेंड जान सकते हैं, कोई भी चीज को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है मॉडल टूल्स के फायदे। ओके, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम एज अ इंडिकेटर। बेटा नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, जब हम पूरे देश की जो जीडीपी है, मतलब पूरे देश में जितनी लोगों ने इनकम अर्न की है, जब उसका टोटल करते हैं तो वो बनता है हमारा नेशनल इनकम। क्या बनता है, वो बनता है हमारा नेशनल इनकम। ओके, तो यहां पे क्या क्या डिफिकल्टी है, डिफिकल्ट इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। बेटा क्यों डिफिकल्टी आती है ट्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, क्योंकि बेटा हमारा जैसे देश है, जैसे हमारा इंडिया इतना बड़ा जगह में फैला हुआ, तो उसके अंदर कि यहां पे नेशनल इनकम कैलकुलेट जब की जाती है, इसके स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं, मेथड होती है। वो मेथड कौन सी होती है मैं आपको पहले ही बता दूं, वो मेथड होती है प्रोडक्शन इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड आपके नहीं आती, लेकिन जो सीबीएसई है 12th वाले, उनको हम यहां पे मेथड सिखाते हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो उस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे हो पूरे इंडिया के लेवल पे, तो वो मुश्किल का काम है। इलीगल इनकम टैक्स, यहां पे इलीगल इनकम, जो इलीगल इनकम है मतलब जो हम बुक्स के ऊपर नहीं शो करें, हम क्या करें, टैक्स को अवॉइड करें। मतलब यहां पे अगर हमने बुक्स पे एक्चुअल इनकम दिखा दी कि मैं कितना अर्न करता हूं, तो क्या होगा, उसमें मेरे को ज्यादा टैक्स लेना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स दूंगा तो मेरी जेब तो खाली हो जाएगी। तो लोग यही सोच के क्या करते हैं, प्रॉपर इनकम टैक्स नहीं पे करते। तो गवर्नमेंट को मालूम नहीं पड़ता कि नेशन वाइज एज अ होल हमारी टोटल कंट्री की इनकम कितनी हुई। फिर लोग क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करना, टैक्स इवेशन। नेक्स्ट, टैक्स अवॉइडेंस मतलब कि यहां पे टैक्स को अवॉइड करना, यहां पे इनकम को कम बताना। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी। देन है बार्टर ट्रांजैक्शन, हम यहां पे बुक्स के अंदर लाते ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं, बार्टर के रूप में सेटल कर देते हैं, ताकि वो ना तो पैसे का ट्रांजैक्शन होगा तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा, ना हम बार्टर सिस्टम से गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं पड़ने देते। इलिटरेसी, लोगों के अनपढ़ है, इसीलिए क्या होता है वहां पे नेशनल इनकम मालूम नहीं पड़ पाती। एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन, तो मालूम नहीं पड़ा कि वो बंदा काम कर रहा है कि दो अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे हैं। मेक इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू नेशनल इनकम। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। बेटा जी अगर हमारी इधर देखो, अगर मैं बोलूं कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है 10% से, क्या हम अच्छा ग्रो करें, हम बोलेंगे हाँ सर बढ़िया ग्रो करें, 10% से बढ़ रही, क्या बात है। अगर बेटा यहां पे इनकम बढ़ रही है 10% से, लेकिन यहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है 15% से, पॉपुलेशन 15 और हमारा जो इनकम ऑफ द कंट्री कितने से बड़ी है, वो बड़ी है 10% से, जबकि पॉपुलेशन बड़ी है
15% से, मतलब मैं अपनी पॉपुलेशन से कम इनकम अर्न कर रहा हूं, मतलब जितनी परसेंट से पॉपुलेशन से बढ़ रही उतनी परसेंट से नेशन की इनकम नहीं बढ़ रही, जिससे क्या होगा कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो 5% वाली पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड रहेगी। मतलब क्या होगा कि यहां पे हमारा जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव कहलाएगा। लेकिन वहीं पे अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है 20% से और हमारा ये पॉपुलेशन सपोज बढ़ रही है 15% से, तो हम बोल पाएंगे कि भाई जितनी पॉपुलेशन का ग्रोथ है ना उससे ज्यादा हमारा नेशनल का ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव। तो बेटा जी यहां पे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम को देख के आप नहीं बोल सकते सिर्फ 10% राइज कि सर हमारा नेशनल इनकम 10% से बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अरे घनचक्कर, तू खाली नेशनल के इनकम के हिसाब से नहीं देख सकता, तेको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, पॉपुलेशन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन के साथ कंपेयर कर, अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम है और नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट ज्यादा है, मतलब तू बोलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उल्टा, अगर पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ गई लेकिन नेशनल इनकम बढ़ी है लेकिन कम तेजी से, तो वो नेगेटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। तो यहां पे नेशनल इनकम की एक लिमिटेशन क्या है कि ये पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता, तो फिर हमको ट्रू डेवलपमेंट नहीं मालूम पड़ता। क्लियर ना? तो मैंने आपको बोला था ना, एकदम कंसेप्ट वाइज सिखाऊंगा, इतना इजी कर दूंगा इकोनॉमिक्स, पूछो मत। डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन कौन सी मेथड है। यहां पे 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा जी यहां पे तीनों मेथड में वे ऑफ कैलकुलेशन अलग अलग होता है। अब क्या होता है, अगर यहां पे सपोज कि 2 अलग अलग कंट्री है, व्हेन अ कंट्रीज नेशनल इनकम इज मेजर्ड थ्रू 2 डिफरेंट मेथड, द रिजल्ट इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग द सेम डिफर, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि वैसे तो 3 मेथड है लेकिन तीनों के अंदर वे ऑफ कैलकुलेशन अलग है, एजम्पशन अलग है, इसीलिए क्या होता है इनके आंसर भी अलग अलग आते हैं। अब कौन सी मेथड को हम फॉलो करें, तो इसमें भी सबसे खतरनाक बात क्या है कि जो डिफरेंट कंट्री है ना वो डिफरेंट मेथड को फॉलो करती है। हम तो प्रोडक्शन मेथड लेंगे, दूसरा बोलेगा हम तो इनकम मेथड लेंगे, तीसरा बोलेगा एक्सपेंडिचर मेथड लेंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पे आप एक कंट्री दूसरे कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री ज्यादा ग्रो की। क्यों? क्योंकि एक ने नेशनल इनकम कैलकुलेट की है बाय डिफरेंट मेथड, दूसरे ने नेशनल इनकम मेथड कैलकुलेट की है बाय डिफरेंट मेथड, तो हम यहां पे उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, ये इसकी लिमिटेशन है। तो बेटा जी फटाफट एक बार बता दूं कि स्टेट द लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम क्या है। तो पहला, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इलीगल इनकम टैक्स एविजन, टैक्स अवॉइडेंस और फिर बार्टर सिस्टम, वो सब। पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता तो हमको ट्रू डेवलपमेंट नहीं मालूम पड़ेगा। तीसरा, यहाँ पे डिफरेंट मेथड होती है और अलग अलग कंट्री का अलग अलग मेथड को फॉलो करें, क्योंकि दोनों में रिजल्ट अलग अलग हैं, तो हमको क्या होगा, हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन सा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि 2 कंट्रियों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, स्टेट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ PQLI। बेटा जी PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसके कौन कौन से एक अच्छी चीज है। पहली अच्छी चीज है कि बेटा जैसे हमने नेशनल इनकम बोलता है कि भाई नेशनल इनकम में बोला जाता है कि टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री कितनी है, उसके ऊपर से हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पर कैपिटा बोलता है, देखो बेटा यहां पे मैं बताऊं, नेशनल इनकम क्या बोलेगा, इनकम ऑफ अ कंट्री, क्या बोलेगा, इनकम ऑफ अ कंट्री बोलता है इनकम ऑफ अ कंट्री बढ़ रही है मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, और इनकम ऑफ अ कंट्री नहीं बढ़ रही तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अरे पॉपुलेशन ऊपर जो लिमिटेशन थी वो सब तो कंसीडर करनी पड़ेगी ना। तो फिर इसने बोला कि नहीं तो एक काम करते हैं, पर कैपिटा इनकम कंसीडर कर लेते हैं। बोले पर कैपिटा इनकम में क्या होता है बेटे, पर कैपिटा इनकम के अंदर हम नेशनल इनकम को डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से। बोले लो, जो पॉपुलेशन की लिमिटेशन थे ना वो मैंने निकाल दी, यहाँ पे पॉपुलेशन को कंसीडर कर दिया। अरे तूने सिर्फ और सिर्फ उसी का मतलब जो उसी का एक्सटेंशन किया है, मतलब ये जो नेशनल इनकम थी तूने उसी को कंसीडर करके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। दैट डज नॉट मीन कि यहां पे तेरा कैलकुलेशन अच्छा है, तूने दूसरी चीजों को तो कंसीडर नहीं किया। तो फिर ये दोनों भाई साहब ने बोला कौन कौन सी दूसरी चीजों की बात करें, तो इसने बोला कि तुमने क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तब से लेके वो कितने साल जिएगा उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बोले नहीं वो तो कंसीडर नहीं किया। बोले मैंने किया,
तू सिर्फ इनकम इनकम इनकम, क्यों पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे तुम मरता है। तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में सिर्फ मनी 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 को कंसिडर किया। इसने किसको कंसिडर किया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसलिए ये इसका क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट, PQLI क्या है? बेटर है, किससे? एज कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम। दूसरा, यहां पे लेसर ड्रॉबैक है। PQLI के अंदर जो खामियां है ना, खामियां वो क्या है? एज कंपेयर टू नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम से कम है। नेक्स्ट, यहां पे कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज के अंदर, या तो स्टेट्स के अंदर इन द सेम कंट्री, जैसे कि रूरल अर्बन एरिया। तो यहां पे कंपैरिजन जो नेशनल इनकम में नहीं हो पा रहा था ना, वो यहां पे पॉसिबल है। ये भी एक इसका अच्छा पॉइंट है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमने क्या देखा? पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमने देखा पहला कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को दे रहा है, वाओ, जो ऊपर वाले सिर्फ इनकम को कंसीडर कर रहे थे। सेकंड, ये अच्छा है एज कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम। थर्ड, इसमें ड्रॉबैक है ना वो बहुत कम है एज कंपेयर टू नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। एंड थर्ड, फोर्थ, ये क्या है? यहां पे कंपैरिजन पॉसिबल हो सकता है डिफरेंट कंट्री के बीच में, और खुद की कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट के बीच में भी, और डिफरेंट जैसे एरिया के बीच में, रूरल अर्बन एरिया के बीच में भी। तो इसीलिए ये ज्यादा बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ वैल्यू विद एग्जांपल। बेटा जी यहां पे इसकी लिमिटेशंस क्या है? तो पहला आता है प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वन। यहां पे क्या होता है? सपोज किसी के पास घी है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए क्लोथ। लेकिन जिसके पास क्लोथ है ना, उसको चाहिए क्या चाहिए? आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको चाहिए वॉच। ठीक है, अब ये इसको क्लोथ, जिसके पास क्लोथ है वो घी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसको घी चाहिए वो क्लोथ लेने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पे क्या होता है? म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स नहीं हो पाती, बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो सामने वाले को नहीं चाहिए, और जो सामने वाले को चाहिए वो हमारे पास है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग द वैल्यू। बेटा जी यहां पे क्या होता है? जैसे घी है, घी की लाइफ लिमिटेड होती है। ठीक है, जैसे वॉच है, वॉच तो ठीक है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क की लाइफ भी क्या होती है? लिमिटेड होती है। एग्रीकल्चर के अंदर टमाटर है, बटाटा है, मतलब कुछ भी ले लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उनको क्या स्टोर करके रख सकते हैं ज्यादा दिन तक? नहीं। तो यहां पे इसलिए ये भी इसकी क्या थी? लिमिटेशन। यहां पे क्या होता है? जो प्रोड्यूसर, जो ये घी सेलर है, जो मिल्क सेलर है, एग्रीकल्चर से जब वो बड़े पैमाने पे उसको प्रोडक्शन करते हैं ना, प्रोडक्शन, तो उनको फटाफट क्या करना पड़ता है? इंस्टेंटेनियसली उसको क्या करना पड़ता है? मतलब उसको फटाफट क्या करना पड़ता है? सेल आउट करना पड़ता है। ओके, तो यहां पे ही हैड टू एक्सचेंज दिस प्रोडक्ट इंस्टेंटेनियसली एंड और क्या प्रॉब्लम आ रही है? इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टोर, क्योंकि आप उसको खाली इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे इसका स्टोर नहीं कर पा रहे, उसको इंस्टेंट क्या करना पड़ रहा है? खाली करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ वैल्यू। यहां पे जैसे एक क्लोथ के बदले कितना घी, जैसे कि एक राइस के बदले कितना घी, ये भी तो मेजरमेंट की वैल्यू की प्रॉब्लम आती है। तो ये कहते हैं हमारे बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स। फटाफट बोलो, पहली प्रॉब्लम क्या थी? म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट, जो मुझको चाहिए वो तेरे पास नहीं है, जो तेरे पास है वो को नहीं चाहिए। नेक्स्ट, स्टोरिंग ऑफ वैल्यू। स्टोरिंग वैल्यू मतलब क्या होता है? इसको हम जब लार्ज प्रोडक्शन करते हैं तो हमको इंस्टेंटली क्या करना पड़ता है? इसको सेल आउट करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा? ये बिगड़ जाएगा तो मेरे कोई मतलब का नहीं होगा। अब क्योंकि मेरे को इंस्टेंटली इसको सेल करना है, तो सामने वाले कोई परचेज करने के लिए तैयार नहीं, तो मैं क्या करूं? नेक्स्ट, यहां पे मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, एक घी के सामने कितनी क्लोथ की वैल्यू आएगी, एक क्लोथ के सामने कितना राइस मिलेगा, हर एक की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये इसकी लिमिटेशंस थी। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। अब ये देख सकते हैं मैंने हर एक के सामने चैप्टर का नाम भी लिखा ताकि आपको वो इजीली याद हो, और ये भी आपको मालूम पड़े कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आता है। डिस्कस द फंक्शन ऑफ अ मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बेटा जी ये जो मनी है ना, मनी उसका स्टोर ऑफ वैल्यू का, इसको फंक्शन ऑफ मनी एज ए स्टोर क्या उसका बेनिफिट होता है, उसका एग्जांपल। तो देखो, जब मनी नहीं थी ना तब क्या होता था? तब हम वेल्थ को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर। हम फ्यूचर के लिए भाई काम करते हैं कि ये पैसे को हम फ्यूचर में रखेंगे, तो वैसा नहीं हो पाता क्योंकि मनी तो होती नहीं थी। वहां पे बार्टर सिस्टम होता था, और बार्टर सिस्टम में जैसे एनिमल्स है मोर्टल्स हो जाते थे, जैसे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट थे तो उनके जो प्रोड्यूस थे वो खराब हो जाते थे, तो फ्यूचर में कैसे आप सेव करोगे? लेकिन जब मनी आया तब ये पॉसिबल हो गया, तब हम सेव
करने लगे किस पर्पस के लिए, फ्यूचर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम मनी को सेव करके रखना चालू कर दिया। नेक्स्ट अनदर एडवांटेज क्या है, इट इज यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये हमें ना डिफर्ड पेमेंट मतलब जब फ्यूचर में पेमेंट करना हो तो उसके लिए भी हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। सिस्टम ऑफ क्रेडिट मतलब जैसे कि यहाँ पे फिर कौन सा है सिस्टम ऑफ क्रेडिट, जिसमें हम क्रेडिट पे माल बेचने लगे, हायर परचेज पे परचेज सेल करने लगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने लगे। दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली मनी, कि मनी में हम डिफर पेमेंट कर सकते हैं मतलब फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम क्रेडिट में माल बेचने लगे, हायर परचेज पे माल बेचने लगे, इंस्टॉलमेंट में माल को बेचने लगे। ओके, राइट एनी टू नॉन मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। बेटा जी नॉन मॉनेटरी फंक्शंस मतलब क्या है कि जो आरबीआई मनी टर्म में नहीं करा, अदर देन मनी के अलावा होते हैं वो वाले फंक्शन नॉन मॉनेटरी फंक्शंस, जिसके अंदर जैसे मॉनेटरी के अंदर तो हम देखते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, वो सब देखें। यहाँ पे नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है, तो नॉन मॉनेटरी के अंदर आते हैं दो फंक्शन, एक है रेगुलेटरी, दूसरा है प्रमोशन। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना, रेगुलेट का मतलब सुपरवाइज करना। ये सुपरवाइज क्या करती है, जैसे कि ब्रांच का प्रॉपर एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, शेड्यूल बैंक कैसे काम कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैसे काम कर रही है, कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम कर रही है, ये सारी बैंक्स को क्या करना कि भाई प्रॉपर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उस सब चीजों के ऊपर नजर रखना, और कहीं पे भी वायलेशन होता है तो उसके सामने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। दूसरा क्या करती है, प्रमोट करती है। प्रमोशन कैसे, ये लोगों को जोड़ती है बैंक से कि भाई बैंक से जुड़ो तो क्या होगा, आपको ज्यादा फायदा होगा। मतलब यहाँ पे बैंकिंग की अवेयरनेस फैलाई जाती है, यहाँ पे एनकरेज किया जाता है ब्रांच एक्सपेंशन इन द रूरल एरिया, ताकि लोग जो रूरल में है वो भी ब्रांच से जुड़े। यहाँ पे प्रमोट सेटिंग अप कोऑपरेटिव बैंक्स, ताकि अगर सोसाइटी मिलके भी क्या कर सकते हैं, बैंक्स को बना सकते हैं। इट मेक एफर्ट टू गेट मोर एंड मोर पीपल टू ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। मतलब ये बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट को कि भाई तुम क्या करो, मनी लेंडर से पैसा मत लो। मनी लेंडर मतलब कि जो नॉर्मल जो फाइनेंस दे रहा है उससे पैसा मत लो, क्योंकि दे आर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम आपको बैंक की फैसिलिटी देंगे जो आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मनी दे पाएंगे। ओके, तो यहां पे आरबीआई के दो नॉन मॉनेटरी फंक्शन क्या है, पहला ये रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है, ब्रांच को बैंक को रेगुलेट करेगी, बैंक के फंक्शन को रेगुलेट करेगी, प्रमोशन करेगी, बैंक एक्सपांशन में मदद करेगी, रूरल में भी जाएंगे, लोगों को भी बैंक से जोड़ेंगे। क्लियर है? ओके, गिव टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक। बेटा जी कमर्शियल बैंक की कौन कौन सी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट है, तो पहला होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट मतलब कोई बिजनेसमैन है अगर उसको अकाउंट खुलाना है तो कहां खुला सकेगा, वो बैंक के अंदर जाएगा और बोलेगा कि मेरे को बैंक अकाउंट खुलाना है, बैंक पूछेगी किस पर्पस के लिए खुलाना, बोलेगा कि बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसका कौन सा अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट डिपॉजिट। तो जब आप बिजनेस के लिए अकाउंट खुलाते हैं तो करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है। यहाँ पे हाईली लिक्विड होता है मनी, क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए कर तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती रहती भी और पैसे आपके पास आते भी रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, आप यहाँ पे आप इजीली मनी को निकाल भी सकते हो, मनी को वापस डाल भी सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉवल कैसे कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, जितना आपको बार आपको विड्रॉ करना है करो, जितनी बार आपको डिपॉजिट देना है दो, लेकिन रुक जाओ, आपको कोई भी इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इवन आपको बैंक ये फैसिलिटी दे रही है तो आपको सर्विस चार्ज भी पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेविंग अकाउंट। ये कौन सा था, करंट अकाउंट डिपॉजिट। ये क्या है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग अकाउंट मतलब जो नॉर्मल इंसान जो अपना अकाउंट खुलाते हैं, ये होता है शॉर्ट पीरियड, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। भाई अभी मेरे पास 10,000 रुपए, चलो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, 2 महीने बाद सपोज कि अभी उत्तरायण आएगी तो हमको फेस्टिवल सेलिब्रेशन में चाहिए होगा, तब पैसा विड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे बैंक क्या देती है, आपको इंटरेस्ट भी देती है। तो जब आप अपनी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को, जब अपनी सेविंग को बैंक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, बाय वे ऑफ चेक, बाय वे ऑफ विड्रॉवल स्लिप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा। ओके, उसके अलावा और कौन सी डिपॉजिट होती है, एक होती है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, अच्छा सर ये समझ नहीं आया कि आपने 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि या 5 नंबर का लिखा है। बेटा यहाँ पे मैं आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी करवाने बैठा हूँ, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिटेल लिखा है। आपको इतनी डिटेल नहीं रखना, आपको आपका एग्जाम के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग लिखना है, कंटेंट थोड़ा सा छोटा कर देने का, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जब आप छोटा डिपॉजिट जब बैंक के अंदर भरते हो ना तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड तक, जैसे 5 साल तक, 5 ईयर तक आपने क्या किया, हर महीने 2,000 रुपए डिपॉजिट किया, तो ये क्या हो गया, रिकरिंग। उस पर क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है और इसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल, ठीक है। फिक्स्ड
और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। फिक्स और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट मतलब क्या, आप फिक्स टर्म के लिए जब पैसा लगा देते, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर के लिए, अभी से पैसा कितना लगा दिया, सपोज आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर 5 ईयर के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स टर्म डिपॉजिट। इसमें इंटरेस्ट और भी ज्यादा होता है क्योंकि आप इसको 5 साल तक विड्रॉ नहीं करते, तो बैंक को एक ये हो जाता है कि इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे अच्छे से यूज कर सकता हूँ फॉर 5 ईयर, इसलिए बैंक क्या करती है, आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है। तो बेटा जी हमने यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किया, हमने यहाँ पे किया टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पे पहला क्या है, करंट अकाउंट डिपॉजिट, बिजनेस वाले के लिए एन नंबर ऑफ टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, लेकिन आपसे चार्ज लेगी, इंटरेस्ट नहीं देगी। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के अंदर क्या होगा, जब आपका छोटा सा पैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए है, आप उसको डिपॉजिट कर दो, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हो, पैसा इजीली हो जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट, जब थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने आप डिपॉजिट करते हो बैंक के अंदर, तो उसको रिकरिंग डिपॉजिट मिलता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट जितना आपका बैलेंस होगा ना, उतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए शुरू में इंटरेस्ट अमाउंट कम लगती है, लेकिन बाद में जब आपके रिकरिंग के साथ साथ हर महीने आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे की अमाउंट जब बड़ी हो जाती है, तब ज्यादा हो जाती है, तब क्या होता है, आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिलता है। नेक्स्ट आता है फिक्स एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। फिक्स एंड लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि जब आप क्या करते हो, फिक्स एंड लॉन्ग टर्म के अंदर जब आप एक साथ पैसा भर देते हो 5 साल 10 साल के लिए, तो उसके और बोलते हैं फिक्स एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉजेज ऑफ रूरल पुअर्टी। तो यहाँ पे कॉजेज ऑफ रूरल पुअर्टी, रूरल में क्यों फैली, तो पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे बेस्ड है लाइक अ रेन। आज भी हमको जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट है, वो कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे उनको गाना गाना पड़ता है, कौन सा, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। तो यहाँ पे क्या होता है, तो वो अभी देखा आपने, उन्होंने इतना प्यार से बुलाया कि पूरे की पूरी मेघा ही मेघा बरस गई थी पंजाब के अंदर। तो मैं यही बोलूँगा कि कभी भी ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों की बहुत जबरदस्त हालत खराब हुई थी, उनका पूरा के पूरे घर उजड़ गए, गाय भैंस सब के सब पानी में बह के जा रही है, उनकी पूरी फसल बिगड़ गई। तो कभी भी भगवान ना करे किसी भी ऐसा कभी नेचर का रूप किसी को दिखना पड़े। ओके, तो नेचुरल कॉज क्या थे कि यहाँ पे आज भी हमको रेन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, वेदर कंडीशन पर डिपेंड होना पड़ता है। कितनी बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूखा हो जाना, फ्लड हो जाना, अनसर्टेन मानसून, जिसके कारण क्या होता है, हमारी इनकम, हमारे मतलब जो पुअर जो एग्रीकल्चर है उनकी इनकम लो रह जाती है, या तो अनस्टेबल इनकम होती है, जिसके कारण पुअर्टी बढ़ती जाती है। डेमोग्राफिक फैक्टर मतलब क्या होता है कि बेटा जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ ना, हम 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ, तब क्या हुआ, उसके बाद हमारा जो बर्थ रेट था वो बढ़ता गया और जो डेथ रेट था वो क्या हो गया, कम होता गया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी जो पॉपुलेशन थी ना वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो बर्थ रेट का बढ़ना, पॉपुलेशन और डेथ रेट का कम होना, ओवरऑल पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो क्या होता है, लेबर सप्लाई बढ़ता है, लेकिन जितना ज़्यादा लेबर सप्लाई बढ़ा, उसके सामने जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं। इल्ले डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उससे क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ बेटा जी, कि सपोज पॉपुलेशन बढ़ी 100 लोगों की, डेवलपमेंट हुआ सिर्फ 80 लोगों के लिए, मतलब 80 लोगों को रोजगार मिला, बाकी के 20 का क्या। देश आपसे पूछता है 20 लोगों का क्या। तो यहां पे स्लो ग्रोथ के कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ओके, तो पहला क्या है, नेचुरल कॉजेस, और दूसरा क्या है, डेमोग्राफिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बी सॉल्व। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, साइक्लिकल मतलब देश के अंदर क्या होता है, देश के अंदर उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जब हम इस स्टेज पे होते हैं, जब हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो जाता है, रिसेशन आ जाता है, उस समय गवर्नमेंट कैसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। कहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी, प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। किसके अंदर, प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर। जिससे क्या होगा, जिससे यहां पे मोर एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज द पीपल्स इनकम, जिसके कारण क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी। अगर उनकी इनकम इंक्रीज होंगे, वो भागेंगे कहां पे, कि भाई अब हमारे पास जेब में है, मेरा पैसा मेरे को मांगता है गुड्स और सर्विसेज। जब वो क्या, जैसे इनकी इनकम बढ़ती है, वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं। प्रोड्यूसर बोलता है वाओ मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वो
वो बोलता है कि और प्रोड्यूस करो और प्रोड्यूस करो, उनका जो एम्प्लॉय बोलता है कि सर हम नहीं पहुंच पा रहे, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, दूसरे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोड्यूसर क्या करता है, दूसरे एम्प्लॉय को हायर करता है। उससे क्या होता है, वो जो दूसरों को हायर किया उसकी इनकम बढ़ती है। उससे क्या होगा, अब वो भी दौड़ के जाएगा कि मारी पासे पण मनी छे, मारी पासे पण मनी छे, तो अब वो दूसरी चीजें खरीदेगा, जिससे क्या दूसरा प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, उसके लिए दूसरे लेबर को हायर करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वेस्ट करती है, लोगों को इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड करते हैं, डिमांड करेंगे प्रोड्यूसर उसको मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको लगेंगे बंदे, वो हायर करेगा, जैसे उसने हायर किया उनको, अब जो जिनको हायर किया उनकी इनकम बढ़ी, वो भी अब ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो वापस से क्या होगा, जिस प्रोड्यूसर के पास जाएंगे डिमांड करने के लिए, वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए और एम्प्लॉय को हायर करेगा। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह से हमारी साइक्लिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके, एक्सप्लेन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। बेटा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या होती है? पहले चलती थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, उसकी जगह आगे हमारे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ज्योति देनी है। ज्योति मतलब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देनी है। कौन से एरिया के अंदर? रूरल एरिया के अंदर। ठीक है, 24/7 क्या देना है, इलेक्ट्रिसिटी। कौन से एरिया के अंदर? रूरल एरिया के अंदर। किसका काम, ये हमारी कौन सी स्कीम थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। Okay, question number 42. From where is the information regarding the extent of unemployment in India obtained? बेटा जी अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहां से मालूम पड़ेगा? बेटा ये मालूम पड़ता है प्लानिंग कमीशन के थ्रू, ये मालूम पड़ता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSO, ये मालूम पड़ता है नेशनल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे NSS के थ्रू, ये मालूम पड़ता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। तो ये अलग अलग 4 माध्यम है जिसके थ्रू हमको क्या मालूम पड़ता है कि कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। ठीक है, कौन कौन सा हमने पढ़ा? प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रेट। एक और हमारे पास मालूम करने का तरीका होता है जो होता है भगवती कमेटी। भगवती कमेटी क्या करती है? तो भगवती कमेटी क्या करती है, सेटअप हुई थी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, सेटअप टू स्टडी कि कितना देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है उसको स्टडी करने के लिए, और उसके अंदर साइज कितना अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है या कितना कम है, और उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कॉजेस, उसके कौन कौन से कारण हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं है, क्या कारण है, और अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है, वो सब कौन स्टडी करता है? भगवती कमेटी। ओके, तो ये था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 पॉइंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो बेटा जी सर आपने तो 7 लिखे, यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही पूछा है। बेटा जी मैं भले आपको 7 यहाँ पे पढ़ा, आपको लिखने एग्जाम में 4 ही, क्योंकि ज्यादा लिखने जाओगे मार्क्स तो आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ टाइम कम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा चीज अच्छे से याद कर पाओ और उसमें से क्या कंसेप्ट प्रॉपर क्लियरिटी हो, क्योंकि हमको मालूम नहीं है 2 नंबर में आएगा कि 3 नंबर में, भी 3 नंबर में भी पूछ ले कभी कभी। इसलिए मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ओके, राइट एनी 4 पॉइंट क्या एसएसआई के बारे में। तो बेटा एसएसआई क्या होती है, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ज्यादा यूज होता है। बेटा 2 प्रकार की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर सबसे ज्यादा लगता है लेबर, मतलब प्रोडक्शन के लिए हमको क्या लगता है, लेबर। कैपिटल के अंदर कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ये होता है मशीन के थ्रू। जब बेटा ये मशीन के थ्रू होगा तो लेबर को कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट इस टेक्निक में नहीं मिलता। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर करते हैं ताकि हम प्रोडक्शन कर सके। उस सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे उनकी पॉवर्टी दूर होती है। तो ये फायदा होता है एसएसआई का, क्योंकि एसएसआई क्या यूज करता है, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं, लोगों को हायर करता है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। दूसरा ये लेबर, यहाँ पे क्या होता है, ये एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज वो इजीली प्रोड्यूस कर पाता है, जिससे हमारा क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है। गुड्स और सर्विस जो लोगों की डिमांड है, नीड है, उसको इजीली प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा ग्रोथ होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती प्रोडक्शन को सेटअप करने की, छोटी अमाउंट चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज इंक्रीज कंटिन्यूअसली, क्योंकि छोटा सा पैसा चाहिए और आप अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट फटाफट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट,
जब प्रोडक्शन यूनिट फटाफट ओपन होंगे, वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा तो देश के अंदर क्या होगा, जो नॉर्मल हमारी नीड है हम उसको इजीली कंज्यूम कर पाएंगे, और उसके अलावा जो भी गुड्स बच गए एक्सेस, उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के फायदा क्या होगा, अगर आप देश के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर की फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आती है, जिसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, हमारे इंडिया में कर सकते हैं। ये जो दुबई है, ओमान है, जितने भी यूएई है, वो क्यों डेवलप हुई, उनका सबसे बड़ा कारण था उनका एक्सपोर्ट। वो तेल जो पेट्रोलियम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, जिसके कारण वहाँ आउटसाइड मनी उनकी कंट्री में बहुत आता था, और वही मनी उन्होंने उनकी कंट्री में लगाया फर्दर डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है नेक्स्ट, ये क्या यूज़ करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जो वो हमने देख लिया था। जिससे क्या होगा, जिससे जो कंट्री, जो हमारे जैसे कंट्री जहाँ पे लेबर सप्लाई ज़्यादा है, उन कंट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये टेक्निक। देन सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो हम सेविंग कर पाएंगे फॉरेन एक्सचेंज को। नेक्स्ट है शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, जो मैन्युफैक्चर करता है, जो सेल करता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर सेल करते हैं जिसके अंदर फटाफट क्या हो, मैन्युफैक्चर भी हो जाए, इजीली सेल भी हो जाए, मनी कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर। तो यहाँ पे जो गेस्टेशन पीरियड है मैन्युफैक्चर टू सेल्स, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो एसएसआई है ना, कभी इधर उधर नहीं जाते, इधर उधर मतलब कि दूसरे स्टेट्स में नहीं जाते बिजनेस करने के लिए, वो अपने स्टेट्स में रह के ही, अपने सिटी में रह के ही बिजनेस करता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे हर एक सिटी का डेवलपमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, स्टेट द डिफरेंट वे इन विच अर्बनाइजेशन टुक प्लेस। बेटा जी अर्बनाइजेशन थक क्यों रहा है, भूल गया क्या 90% का टारगेट लिया है तूने, लिख कमेंट के अंदर कि सर लाऊंगा 90%। ओके, आजा, चल आजा जोश के साथ, यस यू कैन डू इट, आई बिलीव ऑन यू। ओके, तो यहाँ पे बेटा जी क्या होता है, अर्बनाइजेशन के कारण क्या है, अर्बनाइजेशन के 3 कारण है। पहला, बर्थ रेट का बढ़ना, बर्थ रेट का बढ़ना हुआ, और डेथ रेट का क्या हुआ, कम होना हुआ। डेथ रेट का कम हो गए, बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसलिए क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए अर्बनाइजेशन हो गया। दूसरा, ये जो आजू बाजू के टाउन्स होते हैं, जैसे ये सपोज कि हमारा अहमदाबाद है, इसके जो अहमदाबाद के आजू बाजू के जो टाउन्स थे, विलेज थे, उसको भी क्या करना, अब से अहमदाबाद की जो टेरिटरी उसमें कंसिडर कर लेना। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो उस स्टेट की या तो उस सिटी की क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, जब है ना बहुत ज़्यादा लोग, जब विलेजेस वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे विलेजेस, ये विलेजेस के सारे लोग क्या बोलते हैं कि चलो अहमदाबाद में, चलो सूरत में, चलो बड़ौदा में, बहु विकास थी रही है ત્યાં, तो उससे क्या होता है, उन सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो जब लोग माइग्रेट करते हैं कहाँ से, रूरल टू अर्बन, तो उस जहाँ पे माइग्रेट किया उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। या तो लोगों ने क्या किया, जो छोटे छोटे हमारे विलेजेस टाउन थे वो किस में हो गए, वो मर्ज हो गए इन द सिटीज़ के अंदर, सिटीज़ में मर्ज हो गए, तो वो सिटी की डेफिनेशन बढ़ गई। या तो क्या हुआ, बर्थ रेट का बढ़ना, डेथ रेट का कम होना, जिससे क्या होता है, ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं हम अर्बनाइजेशन। तो बेटा जी अर्बनाइजेशन किस तरह से होता है, फटाफट बोल, बोल 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 बोलम बोल, तुझको क्या चाहिए, मुझको तुझसे ये आंसर सुनने को मांगता है। तो बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, अर्बनाइजेशन 3 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, बर्थ रेट का बढ़ना, डेथ रेट का कम होना। दूसरा, जो विलेजेस हैं उसको किस में मर्ज हो जाता है, सिटी में मर्ज हो जाता है। तीसरा क्या होता है, लोग माइग्रेट करते हैं कहां से, रूरल टू अर्बन, तो अर्बन में क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ गई, वहां का अर्बनाइजेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हमारा आ रहा है, ये व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सप्तधन्य अंकुर। सप्तधन्य अंकुर की क्या बेनिफिट है, सप्तधन्य अंकुर। बेटा जी ये जो सप्तधन्य अंकुर है ना, आप देख सकते हैं, लाल टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। तो अब जब छोटे बच्चे थे, या तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो वहाँ पे ये कार्टून चलता रहता है। तो यहाँ पे ये लाल टमाटर बड़े मजेदार क्यों दिखते हैं, ये क्यों टमाटर बड़े बड़े होते हैं, इसकी शाइनिंग इतनी होती है, क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा जी वो यूज करते हैं, जो एग्रीकल्चर है वो क्या यूज करते हैं, सप्तधन्य अंकुर अर्क। तो उससे क्या होता है, फ्रूट की साइज बढ़ेगी, फ्रूट शाइनी होता है, इंटरनली वो बड़ा बनता है, फ्रूट बिकम मजबूत बनता है और वो फ्रेश रहता है। तो ये इसके बेनिफिट है। तो है ना एकदम इजी, छोड़ रहे थे ना चैप्टर नंबर 12 को। और हाँ,
अगर आपको चैप्टर नंबर 12 जो इस बार ऐड हुआ है आपके कोर्स में, अगर उसका चाहिए रिवीजन, उसका चाहिए आपको वन शॉट कि सर इसका रिवीजन करवा दो, इसका वन शॉट करवा दो, तो मेरे को आप कमेंट में लिखो कि सर चैप्टर नंबर 12 का वन शॉट करवा दो। अगर आपको जरूरत होगी तो आई विल डेफिनेटली गिव यू वन शॉट ऑफ चैप्टर नंबर 12। तो यहाँ पे सब धन्य अंकुर का क्या फायदा है, फ्रूट्स की साइज इंक्रीज हो, साइज बढ़ेगी, शाइनी होंगे, इंटरनली बड़े होंगे, वो स्ट्रॉन्गर होंगे एंड वो क्या रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, विच वेजिटेबल आर ग्रोन फॉर सलाद इन एग्रो फॉरेस्ट। तो कौन कौन से वेजिटेबल को हम यूज कर सकते हैं एज अ सलाद। तो देखो यहाँ पे ये भी चैप्टर नंबर 12 का है। रेडिश है, कैरेट है, टुर्निप, बीट, ओनियन, गार्लिक, ये तो आधे तो आप खुद ही लिखते हो सकते हो। स्वीट पोटैटो है, मिंट है, ऑर्गेनो है, लिटूस, स्लैरी, पार्सली, स्पिनिच, फेनुग्रीक, आधे तो कुछ तो मैंने भी नहीं खाए सच में, मैं नाम ही पहली बार देख रहा हूँ। कोरिएंडर, मस्टर्ड, सोर ओक्रा, खाटी भिंडी खाई है क्या कभी, मैंने तो नहीं खाई है। फिर टंडल क्या लिखा हुआ है, टनली जो वेजिटेबल आर ग्रोन फॉर सलाद। तो ये सारे वेजिटेबल यूज होते हैं सलाद के रूप में। तो बेटा यहाँ पे क्या खत्म होता है, हमारा सेक्शन नंबर सी खत्म होता है। आया ना बड़ा मजा, हमने सेक्शन नंबर सी किया पेपर नंबर 3 का। पेपर अगर चाहिए पीडीएफ डाउनलोड कर देना, भूलना मत, फिर बाद में मत बोलना सर वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पहले ही बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसको क्लिक करो, आपको वो पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए क्या करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलो बेटा, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर से कर देना, कमेंट जरूर करना, वी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलो बेटा, बाय बाय, सी यू अगेन।